गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले जो दो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी उसमें मैंने कक्षा 9 गद्य खंड और उसी का जो भाग 2 है पद्य खंड, दोनों का मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा तक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब प्रश्न आपको बताए थे। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका कितना सिलेबस आता है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों का 60% सिलेबस आपके पूरे कोर्स का आता है। तो अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो आपके 6 चैप्टर उसमें से आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। लेकिन अभी परीक्षाएं कब होंगी और कैसे होंगी यह किसी को नहीं पता है। तो लेकिन आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है और पूरे जो भी आपको काम करवाया गया है आप उसको अच्छे से याद कीजिए। और किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हों, ऑनलाइन हों या विद्यालय में जाके आपकी लिखित परीक्षाएं कराई गई जाएं या कराई जाएंगी जब भी, तो आपको उससे पहले पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। तो पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख लें। उसमें मैंने गद्य खंड पद्य खंड दोनों के अर्धवार्षिक परीक्षा तक का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो पिछले अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में आपकी जो तीसरी बुक है, तीसरी तो आपकी संस्कृत प्रबोधिनी है, उसके प्रश्न मैं बाद में बताऊंगी। आपकी जो दूसरी बुक है आपकी कृतिका, तो कृतिका में आपके 5 पाठ हैं। तो उन 5 पाठों में से आपके 3 पाठ आएंगे और 3 पाठों में जो पहले के 3 पाठ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पाठ हैं और उसी में से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला पाठ है वह है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में यह लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, और इन्होंने उस समय के बारे में बताया है जब बिहार में बाढ़ आई थी। तो उस समय उस बाढ़ का उन्होंने अपने आँखों देखा वर्णन यहाँ पर किया है कि किस समय कैसे बाढ़ के समय क्या स्थिति होती है, लोग कैसा, उनके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं, कैसे वो अपने सामान को वह बचाते रहते हैं अपनी जान के लिए, और पानी से वो संघर्ष करते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। तो इस पाठ में भी उन्होंने एक बाढ़ का वर्णन किया है जो बिहार राज्य के राजधानी पटना में रहते हैं और उन्होंने बहुत सी बाढ़ें देखी हैं। जो कवि जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत सी बाढ़ देखी हुई हैं, क्योंकि हर साल पश्चिम पूरब दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणी शरण लेते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने उसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि जब पटना नगर में जब 1967 ईस्वी में भयंकर बाढ़ आई थी तब बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा निचले भागों में भर गया था। तो लोग अपनी, जब कोई भी आपदा आती है, अगर हमें उस आपदा का पहले से पता होता है तो हम लोग उस आपदा से बचने का उपाय करते हैं और अपनी आवश्यक सामग्रियों को अपने पास रख लेते हैं। तो यहीं पर वो बता रहे हैं लेखक कि जब आपदा बाढ़ आई तो लोग अपने लिए अपने कुछ समय उनका बाढ़ में अगर व्यतीत भी हो तो किस प्रकार वह उस बाढ़ से बाहर निकलकर कुछ दिन तक रह सकते हैं। तो अपनी महत्वपूर्ण जो सामग्री होती है उनको वो एकत्रित कर लेते हैं और सभी लोग उस बाढ़ के पानी के कम होने का इंतज़ार करते हैं। तो वह भी इस बाढ़ का अपने आँखों से उस बाढ़ को देखते हैं और हर चीज़ को वह विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताते हैं। तो इसमें जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह आता है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ठीक है। और फिर है इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह बार बार आता है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। और फिर इसका अगला है आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। फिर इसी का अगला प्रश्न है
खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार आता है। फिर है इसी का अगला, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होते हैं तो जो गंदा पानी होता है उससे कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, यह भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक है। और एक इसका पार्ट प्रश्न आता है आपका कि अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। कोई भी ऐसी आपदा जो आपने अपनी आंखों से देखी है उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। यह भी बहुत बार दोहराया गया है। इसी का अगला पाठ है कृतिका का, मेरे संग की औरतें। तो यह लिखा है मृदुला गर्ग ने। मृदुला गर्ग यह एक संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण का मतलब कि पिछली जो यादें होती हैं उस पर आधारित जो काव्य या गद्य लिखा जाता है, यह गद्य की एक विधा है। तो वह संस्मरण विधा होती है जिसमें कोई भी अपनी पुरानी यादों या स्मृति से संबंधित किसी घटना का वर्णन करते हैं तो वह संस्मरण विधा कहलाती है। तो यह एक ऐसी महिलाओं पर केंद्रित है जो परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है वह इस पाठ में बताती हैं। और यह पाठ जहाँ स्वयं को अबला मानने वाली महिलाओं को बल प्रदान करता है वहीं उन्हें नवीन संदर्भों में जीने की प्रेरणा भी देता है। तो इसमें लेखिका कहती हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं वो पुरानी परंपरागत जो चली आ रही हैं परंपरा उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करती हैं। वह अपनी लीक या परंपरा से हटकर जीवन यापन करना नहीं जानती, तो वैसे कैसे जिया जा सकता है वही यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो मृदुला गर्ग हैं वह लेखिका अपने संपर्क में आई हुई अपने घर की औरतों के बारे में बताया है। तो ये औरतें कौन हैं? उनकी बहनें हैं, माँ है, दादी है, परदादी है, नानी आदि हैं। तो इस पाठ में उन्होंने उनके स्वभाव और व्यक्तित्व का वर्णन किया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? ठीक है। और अगला है, इसी का अगला पाठ है, प्रश्न है पाठ का, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में प्रश्न पूछे गए हैं कि लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। तो लेखिका थी, उसकी माँ की विशेषताएं क्या थी उसका वर्णन आता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसी पाठ का अगला है कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो मैं प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ तो यह पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी आपको पाठ को पढ़ना है। ये नहीं कि आप इन्हीं प्रश्नों को याद करें, आपको एक बार पाठ अवश्य पढ़ना है। पाठ को पढ़ लेंगे तो आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो आपको बार बार पाठ को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है। तो आप लोगों को पाठ पढ़ना आवश्यक है, पाठ के साथ आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फिर इसी का अगला पाठ है आप लोगों का, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और इसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में बताया है कि स्त्री शिक्षा किस प्रकार समाज के लोग स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस महिलाओं ने, स्त्रियों ने एक ही काम करना है, दूसरे घर में जाकर चौका बर्तन ही करना है, तो वो ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है, जो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो उन्होंने इस पाठ में
जो वर्तमान युग की जो समस्या है वह है लड़की के विवाह की समस्या, उस पर प्रकाश डाला है, जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष के सामने स्वयं को दीनहीन छोटा मानने को विवश होना पड़ता है, क्योंकि जो लड़का है वह चाहता है कि जो उसकी जिसके साथ उसकी शादी हो, विवाह हो, वह लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, ताकि वह उसे अच्छे से अपने नियंत्रण में रख सके। तो यहाँ पर भी जो लड़की है वह बीए पास है, और वह उसकी जो पिता हैं वो वर पक्ष को ये नहीं बताते हैं कि उनकी लड़की बीए पास है, वह सिर्फ मैट्रिक पास ही अपनी लड़की को बताते हैं। वो सोचते हैं कि अगर लड़के वालों को यह पता चल जाएगा कि उनकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो वह उसके साथ विवाह करने से इनकार कर देंगे। लेकिन जो लड़की होती है उमा, वह अंत में पहले सब कुछ अपने माता पिता के अनुसार चलती है, लेकिन जब उसको एक वस्तु के समान देखा जाता है तो वह चुप नहीं रहती और लड़के वालों से कहती है कि मुझे ऐसे घर में विवाह नहीं करना है। तो यह पाठ जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आए हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छुपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को प्रकट करता है। फिर है इसी का अगला, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार दोहराया गया है पिछले परीक्षाओं में कि समाज में किस प्रकार के लोग होने चाहिए, उमा जैसी लड़की या जो उसका शंकर जैसे लड़के की किसकी आवश्यकता है। आपने तर्क के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है। इसी का अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी रखा गया है तो वह क्यों रखा गया है, उसको सार्थक बताना है, क्यों रखा गया है, ये आपको बताना है। फिर इसी का है, इसमें एक आता है कि एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। चारित्रिक विशेषताएं मतलब दोनों के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो पिछले गद्य खंड पद्य खंड की मैंने वीडियो बनाई है, आप उनको भी एक बार अवश्य देखें, और साथ साथ में इस वीडियो को भी देखें, और सभी प्रश्नों को आप कहीं पर नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि परीक्षाओं से पहले आपको कोई कठिनाई ना हो। और वैसे आपको सभी पाठों को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और उसके बाद इन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपको देखना है, तभी आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। और आने वाली वीडियो में मैं आपको पिछले कई वर्षों के मेरे पास पेपर हैं, तो मैं उन सब का भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से साल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। वह भी आपके लिए बहुत काम के होंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।